छात्र हम आपके लिए यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन जीव विज्ञान से लेकर आए हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है। ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए छात्रों, प्रश्न है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये दे रखा है, दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। बी, दोनों बहुलक हैं। सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। डी, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। तो हमारा जो विकल्प सी है कि आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। इसे कर लें टिक। ठीक है ना, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, इसके बारे में बताएं। ठीक है, देखिए सेलुलोज और स्टार्च के बारे में जो कथन सी है, ठीक है, सही नहीं है, क्योंकि यही तो पूछ रहा है इसमें, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है ना, सही नहीं, क्योंकि सेलुलोज आयोडीन के साथ क्रिया करके सेलुलोज आयोडीन के साथ क्रिया करने पर किसी भी प्रकार का रंग प्रदान नहीं करता, जबकि स्टार्च नीला रंग प्रदान करता है। जो स्टार्च है वो क्या है, नीला रंग प्रदान करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लीकेज द्वारा जुड़े रहते हैं। रेखीय संरचना होने के कारण आयोडीन के अणु सेलुलोज से जुड़ नहीं पाते और रंग प्रदान नहीं करते हैं, जबकि स्टार्च एमाइलेज में बना होता है। आयोडीन एमाइलेज की शाखित श्रृंखला से जुड़कर नीला काला रंग प्रदान करता है। स्टार्च पौधों में संचित भोजन के रूप में एकत्रित रहता है, जबकि सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ये दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक हैं। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। बी, अंतः प्रद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम। सी, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। डी, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसका होगा विकल्प बी सही, अंतः प्रद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रव्यीय जालिका एवं राइबोसोम की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान तथा एंजाइम प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना भी कहा जाता है। सुकेंद्रीय कोशिकाओं में यह दो उप इकाइयों 60S एवं 40S में से मिलकर बना होता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम की छोटी उप इकाई संदेशवाहक आरएनए से जुड़ जाती है। राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम पाया जाता है, जो पेप्टाइड बंध बनाने के लिए उत्तरदायी है। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका की कला से जुड़े होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण द्वारा तैयार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला RER के सिस्टमों में एकत्रित होती है। इसमें जटिल प्रोटीनों का निर्माण होता है तथा यहाँ से पॉलीपेप्टाइड गोल्जी उपकरण में जाते हैं, जहाँ RER में बने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। लाइसोसोम के जल अपघटनीय एंजाइम
प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि का विघटन करते हैं। सेंट्रोसोम कोश का विभाजन में सहायक होता है। तो हमारा विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। एपोप्टोसिस, काल प्रभावन, अपहासन या उत्कर्षण। कौन सा इसमें आंसर होगा, जल्दी से बताइए आप। तो इसमें होगा हमारा एपोप्टोसिस। विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। इसमें जैव रासायनिक घटनाओं द्वारा कोशिका में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। एपोप्टोसिस एक विनियमित प्रक्रिया है जो डीएनए जीन के आणविक नियंत्रण द्वारा होती है। इस प्रक्रिया द्वारा शरीर पुरानी, क्षतिग्रस्त या विकृत कोशिकाओं को नष्ट करता है। कैंसर की कोशिकाओं में यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे कैंसर शरीर में निरंतर फैलता है। उत्कर्षण यह कोशिका की असामयिक मृत्यु है। इसका कारण बाहरी कारक जैसे संक्रमण, जहर आदि है। यह क्रिया आणविक नियंत्रण द्वारा नहीं होती है। काल प्रभाजन कोशिका ऊतक तथा अंगों के कार्य और संरचना की जो ये रखी है काल प्रभाजन क्रिया, ये क्या होती है? काल प्रभाजन कोशिका ऊतक तथा अंगों के कार्य और संरचना की गिरावट का कारण प्रभावन कहते हैं। ऊतक तथा अंगों के कार्य और संरचना की गिरावट को काल प्रभाजन कहते हैं। यह बढ़ती उम्र के साथ नजर आता है। एपोप्टोसिस और ये अपहासन, किसी भी ऊतक का क्षय होना अपहासन कहलाता है। अपहासन क्या है? किसी ऊतक का क्षय होना अपहासन कहलाता है। यह एपोप्टोसिस या उत्कर्षण में हो सकता है। समझ में आ गया पूरा? अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए ध्यान से। प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? ए जीवाणु, बी जीवाणु और कवक, सी जीवाणु और शैवाल, डी जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। कौन सा होगा? देखिए, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक सभी उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग में आने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो जो हमारा विकल्प डी है बिल्कुल सही आंसर बैठता है। कई जीवाणु जैसे वेसिलम सबटिलस, लैक्टोबैसिलम, स्पेक्ट्रोकोकस आदि दही, पनीर जैसे बाहरी उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। दही, पनीर जैसे खाद्य उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। वेसिलम, पॉलीमिक्सम आदि का उपयोग प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार कवक पेंसिलियम नोटेटम, म्यूकर रेमिनियस, पेंसिलियस रोक्यूफोर्टी और सैकेरोमाइजियम सेरेविसी आदि का उपयोग प्रतिजैविक पनीर, ब्रेड, शराब आदि के निर्माण में किया जाता है। कई सूक्ष्म शैवालों का उपयोग जैव उर्वरक बनाने में किया जाता है, जैसे नॉस्टॉक, एनाविना आदि, जबकि क्लोरेला, स्पाइरुलिना आदि का प्रयोग प्रोटीन, एकल कोश का प्रोटीन के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न है, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है। ए श्रृंखला प्रताकु, मादा नागराज, करैत या कक्रशाल की प्रताकु। तो ये होता है मादा
नागराज घोंसला बनाती है। विकल्प बी सही आंसर है। नागराज किंग कोबरा एकमात्र सर्प है। किंग कोबरा एकमात्र सर्प है। सर्प है नागराज जिसे बोलते हैं हिंदी में, जो घोंसला बनाता है। किंग कोबरा क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। यह एक अंडा देने वाला सर्प है। क्या देता है? ये अंडे देने वाला सर्प है, जो घोंसला बनाने के लिए एक उचित स्थान जहां पर्याप्त मात्रा में छाया हो का चयन करता है। मादा नागराज अपनी कुंडली व्यवहार द्वारा सूखी पंक्तियां एकत्र करते हैं तथा सारी पंक्तियों को सघन रूप से एकत्रित करती हैं। जब घोंसला लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा और 3 फीट चौड़ा हो जाता है, तब मादा नागराज उसमें अंडे देती है। यह एक बार में 23 से 43 अंडे देती है। एक बार में कितने? 23 से 43 अंडे देती है और उसके बाद 12 से 15 दिन तक सेती है। समझ में आ गया ना? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, तो हमारा जो विकल्प डी है बिल्कुल सही आंसर है। नाभिक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। इसमें हरित लवक है नहीं, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आंसर सही है हमारा। ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अनेक एंजाइम, बहुत से लवण, जल, डीएनए, राइबोसोम तथा आरएनए स्थित होता है। इसी कारण यह अर्धस्वायत्त कोशिकांग है, क्योंकि इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए गोलाकार होता है। इस डीएनए में कई जीन होते हैं जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के लिए एंजाइम बनाते हैं। गोल्जी उपकरण, तारक केंद्र तथा लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। लाइसोसोम, तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण में लाइसोसोम और डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? सही है कह रहा है। देखिए, पहला दे रखा है नंबर 1, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। बिल्कुल सही है ये। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज द्वारा निर्मित एक मृत कोशिका भित्ति होती है, जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। यह कोशिका की बाह्यतम सुरक्षात्मक परत होती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक, चलो ये सही है पहले वाला। दूसरा देखो, दूसरा देखा है पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा सही नहीं है, क्योंकि पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में दोनों में प्लाज्मा झिल्ली होती है, उपस्थित होती है, किंतु जंतु कोशिकाओं के विपरीत पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति द्वारा सुरक्षित होती है। तो ये हमारा ये कह रहा है सही है, ये सही नहीं है हमारा। इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, लेकिन पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में प्लाज्मा झिल्ली होती है। अगला तीसरा दे रखा है कथन, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहत राजधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी राजधानियां होती हैं। देखिए, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी एवं केंद्रीय रिक्तका या राजधानी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी एवं प्राय अस्थायी राजधानियां होती हैं। तो हमारा तीसरा भी सही है। अब कोट में दे रखे हैं,
1 और 2 नहीं, बी 2 और 3 नहीं, सी 1 और 3, 1 2 3। तो हमारा जो विकल्प सी है बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। 1 और 3 जो कथन दे रखे बिल्कुल सही है। समझ में आ गया सभी के? अगले प्रश्न में चलते हैं फिर। अगला प्रश्न है, देखिए छात्रों, निम्नलिखित में से कौन से एक कवक का उच्चतर पादपों की जड़ों के साथ उपयोगी साहचर्य है? जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन, कवक मूल। तो कौन सा है, ध्यान से देखिए। इसमें जो हमारा कवक मूल है बिल्कुल सही है, विकल्प डी बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। कवक मूल कवक का उच्चतर पादपों की जड़ों के साथ उपयोगी साहचर्य है। यह अविकल्पी सहुपकारिता प्रदर्शित करता है। इस पारस्परिक क्रिया में दोनों सहभागियों को लाभ होता है। जब कवक पादप की मूल की बाहरी सतह पर उपस्थित होता है तब इसको एक्टोटॉपिक कवक मूल कहते हैं, एवं जब कवक मूल के अंदर है तो इसको एंटोट्रॉपिक कवक मूल कहते हैं। चीड़, ओक आदि इसके उदाहरण हैं। इस पारस्परिक संबंध से कवक को पेड़ से भोजन प्राप्त होता और पेड़ों को फास्फोरस, सल्फर आदि खनिज तत्व प्राप्त होते हैं जो कवक भूमि से अवशोषित करता है। लाइकेन, शैवाल, लाइकेन, शैवाल और तथा कवक के पारस्परिक सहयोग का एक अनुपम उदाहरण है। लाइकेन, शैवाल तथा कवक के पारस्परिक सहयोग का एक अनुपम उदाहरण होता है। लाइकेन का शरीर कवक का बना होता है। लाइकेन का शरीर किसका बना होता है? कवक का बना होता है, जिसके बीच में शैवाल मिलते हैं। लाइकेन का शरीर कवक का बना होता है और जिसके बीच में क्या मिलते हैं? शैवाल मिलते हैं। शैवाल कवक द्वारा उपलब्ध कराए गए जल व खनिज के सहयोग से CO2 तथा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कर इसे कथनों को उपलब्ध करवाते हैं। प्रवाल मूल यह कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकारक नील हरित, शैवाल, एनावीना, नॉन स्टॉक आदि तथा शाइकस अनावृत बीजी के जड़ों के बीच की पारस्परिक क्रिया है। जैव उर्वरक कुछ नील हरित शैवालों का उपयोग जैव उर्वरक की तरह किया जाता है। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनावीना आदि। समझ में आ गया? अगले प्रश्न में चलते हैं अब। प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फीताक्रमी उभयलिंगी है। बिल्कुल सही है, फीताक्रमी उभयलिंगी है। फीताक्रमी टीनिया सोलियस, टीनिया सोलियस का शरीर फीते के समान लंबा तथा देह खंडों में बटा होता है, इसलिए इन्हें फीताक्रमी कहते हैं। इसकी देह का प्रत्येक खंड उभयलिंगी होता है, जिसमें नर एवं मादा अंगों के 1 या 2 समुच्चय पाए जाते हैं। गोलक्रमी में नर व मादा अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही। गोलक्रमी एस्केरिस ल्यूब्रिकोइटिस का शरीर बेलनाकार होता है। जंतु एकलिंगी होता है, अर्थात नर व मादा प्राय पृथक पृथक होते हैं। यह एक निमेटोड कृमि है जो एक्सकेरियस रोग का कारक होता है। तीसरा, फाइलेरिया सूत्रकृमि में पाए जाते हैं। ये भी ठीक है। फाइलेरिया पोचेरिया वैनक्रोफ्टी एक निमेटोड कृमि है
जो फील्ड पाम या हाथी पाम या फाइलेरियस रोग का कारक होता है। मिनीक्रम में एन्नेट होता है, नहीं ये नहीं है सही। प्रत्येक में कौन से कथन सही है, तो 1, 2 और 3, जो विकल्प बी है बिल्कुल सही आंसर है। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट बनी है यूपीएससी IAS, उसमें जाकर देख सकते हैं।